नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौर्य काल में हमने जाना और उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर किए। उसके बाद हम जानेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, जो कि जिसमें कि हम आज सातवाहन वंश के बारे में करेंगे, जो कि जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। सबसे पहले हम मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के बारे में जानेंगे कि हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद हम जानेंगे कि संभवतः शुंग जो हैं वो उज्जैन प्रदेश के रहने वाले थे और मौर्यों के यहाँ पर वो सामंत के रूप में कार्य करते थे। उसके बाद पतंजलि जो हैं वो शुंग वंश के महत्वपूर्ण पुरोहित थे और उनके असमय यज्ञ के पुरोहित वही थे। और पुरोहित पतंजलि की सहायता से ही उस समय संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार यानी बहुत सा प्रचार हुआ मौर्योत्तर काल में शुंग वंश में। उसके बाद शुंग वंश में विदिशा का महत्व बढ़ता गया। शुंग काल में विदिशा नामक जो स्थान है उसका महत्व बढ़ता गया। विदिशा में वासुदेव श्री कृष्ण के सम्मान में गरुण स्तंभ स्थापित किया गया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में मैंने पाया है, पूछा गया है कि विदिशा में वासुदेव श्री कृष्ण के सम्मान में जो गरुण स्तंभ स्थापित किया गया है वो किस काल में या किस वंश में स्थापित किया गया है। आप बताएंगे शुंग वंश में स्थापित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जाएगा शुंग वंश में किस भाषा का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ, तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा का प्रचार हुआ। उसके बाद सबसे पहले स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बरहुत स्तूप का पता किसने लगाया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। यह हमने पहले भी पढ़ा होगा। किस वर्ष? 1873 में। और शुंग वंश से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शुंग वंश में जो बरहुत स्तूप है उसके तोरण द्वार और वेस्टनी बनाई गई थी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुंग काल जो है वो कला की दृष्टि से, आर्ट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है, या फिर शुंग कालीन कला का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो पहले विदिशा का गरुण ध्वज जो आपने अभी पढ़ा है, भाजा का चैत्य एवं विहार। हम जानेंगे कि जो चैत्य जो होते थे वो बौद्ध मंदिर होते थे और विहार क्या होते थे, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो भाजा का चैत्य और विहार शुंग काल में बनाया गया है। उसके बाद अजंता का 9वां चैत्य जो बनाया गया है वो भी शुंग काल में। अजंता की गुफाओं के बारे में आपने जाना है। नासिक का कार्ले व कार्ले के चैत्य, ये कार्ले और नासिक दो अलग अलग जगहों पर चैत्य बनाए गए थे। अभी हमने पढ़ा कि चैत्य क्या होते, बौद्ध मंदिर होते थे, तो वो शुंग काल में ही बनाए गए हैं। उसके बाद मथुरा में निर्मित यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियां हैं वो भी शुंग काल में बनाई गई हैं। उसके बाद पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। अब हमने इसका जिक्र इसलिए किया है कि इससे संबंध में कालिदास जी ने, जो भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। उसका नायक अग्निमित्र को बनाया गया है। तो आपसे स्टैटिक जीके में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालिदास का जो ये नाटक कालिदास ने इनमें से कौन सा लिखा है, या सीधा पूछा जा सकता है कि मालविका अग्निमित्र जो नाटक है उसके रचयिता कौन है या नाटककार कौन है। आई होप कि आप जान गए हैं। उसके बाद अग्निमित्र जो हुआ था वो विदिशा का गवर्नर था और जो मालविका अग्निमित्र है जो कालिदास का नाटक उसका नायक था। उसके बाद जो अंतिम शासक रहे हैं वो है देवभूति। शुंग वंश में देवभूति, वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। और फिर कण्व वंश का अंतिम शासक हुआ है सुशर्मा, और उसकी हत्या सिमुक ने करके सातवाहन वंश की स्थापना की है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद चेदी वंश। चेदी वंश के बारे में आप लिसेंट में पढ़ते हो, लेकिन चेदी वंश के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया। मैंने इसलिए एनसीईआरटी सार आपके लिए लिया है कि चेदी वंश मौर्य वंश के पतन के बाद कलिंग पर महामेघवाहन ने चेदी वंश की स्थापना की। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही बन जाता है कि किसने की। उसके बाद उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो पाया जाता है। वो किससे संबंध में है? वो वहां के राजा खारवेल के संबंध में है। खारवेल जो राजा हुए हैं
कलिंग पर महामेघवाहन के बाद खारवेल राजा हुए हैं। तो खारवेल के संबंध में हाथी गुम्फा अभिलेख पाया जाता है भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में। तो कल आपसे स्टैटिक जीके में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, आप बताएंगे खारवेल से, चेदी वंश के शासक खारवेल। उसके बाद जो खारवेल रहे हैं वो जैन मत के अनुयायी रहे हैं, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ आया। उसके बाद सातवाहनों के बारे में हम जानेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीके के लिए। सातवाहनों को आंध्र जातीय भी कहा जाता है। अब मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख और पुराणों में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है या आंध्र जातीय की जानकारी। सीधा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि इनमें से किस वंश के शासकों को आंध्र जातीय भी कहा जाता है। उसके बाद उन्हें दक्षिणाधिपति या दक्षिणेश्वर भी कहा जाता है सातवाहन वंश के शासकों को। उसके बाद सर्वमान्य स्थान उनका माना जाता प्रतिष्ठानपुर या प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र में है, और उन्होंने अपनी राजधानी, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर मानी जाती है। उसके बाद सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का प्रथम शासक हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नानाघाट अभिलेख में किस सातवाहन शासक का उल्लेख है या उसकी उपलब्धियों का उल्लेख है, तो आप बताएंगे कि सातकर्णी प्रथम का उल्लेख किया गया नानाघाट अभिलेख में। ये प्रश्न आते हैं आजकल एग्जाम में। उसके बाद यह ऐसा वंश हुआ है जिसने अबाध 300 वर्षों तक शासन किया है, इतने लंबे समय तक। उसके बाद हाल, यानी जैसे हमने जाना इतिहास में कि सातकर्णी प्रथम जो युद्धों में बहुत विख्यात था, उसी प्रकार हाल जो शासक है वहां का सातवाहन वंश का, वो शांति में बड़ा विख्यात था। उसके बाद हाल ने एक रचना लिखी है, वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, आप बताएंगे हाल। और उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखी है, और ब्राह्मी उस समय की लिपि होती थी, सातवाहन वंश की प्राकृत भाषा होती थी और ब्राह्मी लिपि होती थी। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए हैं इंपॉर्टेंट शासक, यानी सबसे महान सातवाहन वंश के, और नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, आप बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद उसने मालवा के शासक नहपान को हराया था, यह भी वर्णन मिलता है नासिक अभिलेख में। उसके बाद बौद्ध संघ को उसने अजकाल की ग्राम दान में दिया था, यानी आप ये भी जाने कि उस समय में बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा मिला सातवाहन शासन में। तो उसके बाद उनके वशिष्ठी पुत्र पुलवामी शासक हुए हैं सातवाहन वंश में, जिसके बारे में अमरावती लेख में वर्णन मिलता है। उन्हें दक्षिण पथेश्वर भी कहा जाता है, दक्षिण पथेश्वर भी कहा जाता है, और पुराणों में वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को पुलोमा कहा जाता है। उसके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं। वो व्यापार के प्रेमी माने जाते हैं, इसलिए उनके सिक्कों पर जलयान के चित्र बनाए गए हैं। और सातवाहन वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अन्य जानकारियों में है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों ने स्टार्ट की थी, और सातवाहन वंश के ज़्यादातर जो सिक्के हैं वो शीशे से बने हैं, लेकिन अन्य धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था, जैसे तांबा, चांदी, शीशा, कांसा इत्यादि। उसके बाद उसमें जो श्रेणियां होती थी, व्यापारियों की जो श्रेणियां होती थी, उनके प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। भड़ोच बंदरगाह सातवाहन वंश की महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, और उस समय व्यापार करने के लिए या लेन देन विनिमय के लिए कारशापण नाम के सिक्के का प्रयोग किया जाता था, जो चांदी और तांबा से मिलकर बनता था। उस समय ज़्यादातर प्रशासन मौर्य साम्राज्य की तरह होता था, मौर्य साम्राज्य की तरह जिले को आहार कहा जाता था और कर्मचारियों को अमात्य कहा जाता था। और महायान संप्रदाय, हमने अभी पढ़ा कि उस समय बौद्ध संघ को भूमि दान दी गई, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार होता था। कौन सा पंथ, महायान या हीनयान? हमने जाना कि महायान संप्रदाय प्रमुख होता था। और उसके बाद हमने जाना कि चैत्य
क्योंकि कार्ले और नासिक के जो चैत्य हैं वो इम्पोर्टेंट है शुंग कला, वो जो सातवाहन कला के बारे में। तो हमने जाना कि चैत्य किसे कहते हैं, बौद्ध मंदिर, और विहार क्या होते हैं, भिक्षु निवास होते हैं। आई होप कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।